नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की। Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. संसद में बजट पर घिरी मोदी सरकार की। और मुझे लगता है बजट से न आर्थिक गैर बराबरी दूर हो रही है, न सामाजिक गैर बराबरी दूर हो रही है। देखेंगे बिहार विधानमंडल में क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई भिड़ंत। सुनील सिंह जी माननीय आप आसन की तरफ गइए। सीएम हेमंता के खिलाफ क्यों दर्ज हुई शिकायत। जानेंगे क्या अजित पवार के खिलाफ हुई थी साजिश। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने असम के लिए जारी की स्पेशल रिवीजन 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट। 126 विधानसभा क्षेत्रों में अब कुल 2,49,00,000 से ज्यादा मतदाता। ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले वोटर्स की संख्या में आई 2,43,000 की कमी। दिल्ली के इंदिरा भवन में आयोजित हुआ कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रहे मौजूद। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर दिया जोर। सीएम योगी के कयामत वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, कमजोर पड़ते ही कम्युनल हो जाती है बीजेपी। योगी ने बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होने की कही थी बात। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। युवा साथी योजना के तहत 10वीं पास बेरोजगारों को मिलेंगे 1,500 रुपए। किसानों को मुफ्त बिजली के साथ मिलेंगे 4,000 रुपए। और शेयर बाजार में तेजी। 208 अंकों की बढ़त के साथ 84,273 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 67 अंकों की बढ़त के साथ 25,935 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी संकट में फंस गई है। 2 दिन से इस बात की आशंका दिखाई दे रही थी कि स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। खासतौर पर स्पीकर के कुछ फैसलों को लेकर विपक्ष में नाराजगी दिखाई दे रही थी और अब विपक्ष ने स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दे दिया है। तो क्यों बिरला के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ले आई है। वैसे तो विपक्ष की तरफ से बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इसे लाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन सदन में जिस तरह का बर्ताव लोकसभा स्पीकर विपक्ष के साथ करते दिख रहे हैं, उससे विपक्षी सदस्यों के सब्र का बांध टूट गया। स्पीकर के खिलाफ सेक्रेटरी जनरल को दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर 118 सांसदों ने दस्तखत किए हैं, जिसमें कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और आरजेडी के सांसद शामिल हैं। बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संविधान के आर्टिकल 94C के तहत दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव क्यों दिया गया, नोटिस में इसका भी जिक्र किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए हैं कि 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया गया। 3 फरवरी को विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया, जो इन सांसदों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। 4 फरवरी को बीजेपी के सांसद को 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर निजी हमले की छूट स्पीकर की तरफ से दी गई। बीजेपी सांसद इस तरह की आपत्तिजनक बातें लगातार कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो विपक्ष की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में ओम बिरला के 5 फरवरी को सदन में दिए गए बयान पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री से सदन में नहीं आने की गुजारिश की थी, क्योंकि पीएम आते तो विपक्ष के सांसद उनके साथ कुछ अप्रिय कर सकते थे। लोकसभा स्पीकर ने अपने चैम्बर में हुई बहस को लेकर विपक्ष के सांसदों को ही दोषी ठहरा दिया, जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों का खुलकर पक्ष लेते दिखाई दिए। दरअसल विवाद की शुरुआत आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब को लेकर हुई। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के हवाले से लोकसभा में सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दावा किया गया कि जो किताब छपी नहीं है उसे कोट किया जा रहा है, अगर किताब है तो बताएं। इसके बाद राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब लेकर संसद पहुंच गए और दावा किया था कि पीएम मोदी को यह किताब भेंट करेंगे, लेकिन पीएम मोदी संसद में आए ही नहीं। वैसे अब किताब छापने वाली कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसे लेकर FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसकी तरफ से कहा गया है कि अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। पेंगुइन के बयान के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा है, Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief.
Okay, I don't think he will lie. तो किताब के विवाद से शुरू हुआ मामला अब लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने सेक्रेटरी जनरल को विपक्ष के नोटिस पर तेजी से काम करने को कहा है और जिस तरह से लोकसभा स्पीकर सदन से दूर रहे, उसके बाद माना जा रहा है कि विपक्ष के प्रस्ताव पर बजट सत्र के दूसरे हिस्से जो 9 मार्च से शुरू होगा उसमें चर्चा कराई जा सकती है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के बाद 14 दिनों में इस पर चर्चा कराना संवैधानिक बाध्यता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो बिरला की अध्यक्ष की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन वो सांसद बने रहेंगे। लोकसभा स्पीकर ने कह दिया है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं होगा वो संसद में नहीं आएंगे। यानी संसद का ये बजट सत्र मोदी सरकार के लिए कई चुनौतियां लेकर आया है। विपक्ष सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है। चीन का मुद्दा हो या अमेरिका के साथ ट्रेड डील, विपक्ष के हमले तेज होते जा रहे हैं। तो क्या कुछ खास रहा संसद में आज, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद में मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। सरकार विपक्ष के सवालों से जितना भागती नजर आ रही है, विपक्ष ने भी अपने हमले उतने ही तेज कर दिए हैं। बजट पर चर्चा के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट को दिशाहीन बताया और कहा कि इसमें गरीब, पिछड़े, दलित के लिए कुछ नहीं है। हम इतने बजट ला रहे हैं लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ पा रही। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा, एक आर्थिक बराबरी है, दूसरी सामाजिक बराबरी है, और मुझे लगता है बजट से न आर्थिक गैर बराबरी दूर हो रही है, न सामाजिक गैर बराबरी दूर हो रही है। अखिलेश यादव ने अमेरिका से हुई ट्रेड डील पर भी सवाल उठाए और कहा, 500 बिलियन डॉलर का व्यापार एक तरफा, हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर आज भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। देश का विकास स्लोगन और हेडलाइन से नहीं होता। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने गरीबों की हालत से लेकर स्मार्ट सिटी मिशन तक सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स को लेकर जानकारी मांगी है तो पीएमओ कहता है कि ये प्राइवेट फंड है, इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। वहीं जीएसटी का मुद्दा उठाते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि जहां योजनाएं नहीं पहुंच पा रही वहां जीएसटी पहुंच जाती है। इस इंडिया के दो चेहरे हैं, एक अमीरों के सामने झुकती है, एक गरीबों को आंख दिखाती है। कुल मिलाकर संसद के अंदर तो विपक्ष के हमले जारी रहे ही, संसद परिसर में भी दिलचस्प नजारा दिखाई दिया, जहां कांग्रेस सांसद ने एक पोस्टर के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस पोस्टर में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटनों पर बैठे नजर आए। पोस्टर में लिखा था, नरेंद्र सरेंडर, नेशन इज वॉचिंग, यानी देश देख रहा है। विपक्ष के तीखे तेवरों ने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। सरकार एक साथ तमाम मुद्दों पर घिर गई है। संसद में विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है तो बिहार विधानमंडल में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस छिड़ गई है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बीते दिन सीएम नीतीश और राबड़ी देवी में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद से ही सीएम के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। वहीं दूसरे दिन भी बिहार विधान परिषद में भारी बवाल देखा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के एमएलसी आमने सामने दिखाई दिए। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नबीन विधानसभा पहुंचे। एनडीए विधायकों ने उनका स्वागत किया। जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार से माफी की मांग करता रहा। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन राबड़ी देवी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। विपक्ष ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार से जवाब मांगा, नीतीश कुमार से माफी की मांग की। विपक्ष ने राज्य में अपराध के मामलों को लेकर भी सत्ता पक्ष से सवालों के जवाब मांगे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे शांत रहने और सवाल पूछने के लिए मौका देने की बात कही, लेकिन विपक्ष ने विरोध जताते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को दवा खाकर आना चाहिए। तो दूसरी तरफ विधानमंडल में भी बवाल देखने को मिला। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई बहस पर आरजेडी के एमएलसी ने सवाल उठाए, जिसके बाद पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हो गई। अशोक चौधरी ने सुनील सिंह से कहा कि तुम क्या हो, वहीं सुनील सिंह ने वेल में आकर अशोक चौधरी होश में आओ के नारे लगाए। दोनों तरफ से हैसियत की बातें हुई। सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को टपोरी कहा। उन्होंने कहा, टपोरी मंत्री ने मुझे अपशब्द कहे, प्रोसीडिंग के पेपर से मुझे मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद सदन में बवाल बढ़ता चला गया। सदन के हालात बिगड़ने पर सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्षी सदस्यों को मार्शल के जरिए सदन से बाहर करवा दिया। ऐसा नहीं, सुनील सिंह जी माननीय, आप आसन की तरफ जाइए, आप बाहर जाए, आप लोग बाहर जाए। कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की। खास तौर पर आरजेडी ने सरकार के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार का बयान उन पर भारी पड़ गया है तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी अपने बयानों को लेकर मुश्किल में पड़ गए हैं। इस बीच सामने आए एक वीडियो ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अल्पसंख्यकों को लेकर उनके रवैये के खिलाफ कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। तो असम की राजनीति में क्यों आया उबाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। असम बीजेपी के एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक विवादित वीडियो को लेकर सियासी पारा हाई है। विपक्ष का आरोप है कि इस वीडियो में मुख्यमंत्री को मुसलमानों को शूट करते हुए दिखाया गया था, जिसे लेकर पूरा विपक्ष अब आग बबूला हो चुका है। कांग्रेस विधायक शिबामोनी बोरा और दिगंत बर्मन ने गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन में इस वीडियो को लेकर शिकायत दी, तो दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने सीएम हिमंता के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है, लेकिन अभी तारीख तय नहीं की गई है। सीजेआई सूर्यकांत ने इस दौरान कहा कि समस्या ये है कि जब चुनाव आते हैं अक्सर ये सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाता है। हम देखेंगे और फिर तारीख देंगे। यानी कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है लेकिन तारीख नहीं दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका सीपीएम और सीपीआई की ओर से दाखिल की गई। सीपीआई की ओर से इसके महासचिव ए राजा की पत्नी एनी राजा ने अर्जी दायर की है। इसमें दावा किया गया कि 27 जनवरी को सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले एक जनसभा में हेट स्पीच दिया और फिर असम बीजेपी की ओर से एक्स हैंडल पर उनका एक हेट वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें वो कथित तौर पर एक एनिमेटेड तस्वीर पर बंदूक चला रही है, जिसमें 2 मुसलमान नजर आ रहे हैं। याचिका में ये भी कहा गया कि विवाद के बाद आधिकारिक हैंडल से तो इसे हटा दिया गया, लेकिन ये अभी भी धड़ल्ले से सर्कुलेट हो रहा है। आपको याद होगा, बीते दिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में हैदराबाद पुलिस में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी और जल्द कार्रवाई की मांग की थी। अब देखना ये होगा कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा विपक्ष के हमलों से कैसे बचते हैं। सीएम शर्मा के बयानों ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है तो विवाद पीएम मोदी की डिग्री को लेकर भी जारी है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने मामले को निराधार बताया और दावा किया कि ये याचिका सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए दाखिल की गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने भी अपनी दलीलें पेश की। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक बार फिर पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा विवाद चर्चा में आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय दे दिया है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस मामले का कोई कानूनी आधार नहीं है। मेहता ने दलील दी कि यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि यूनिवर्सिटी जानबूझकर देरी कर रही है। हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है। यह पूरा मामला आरटीआई से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने पहले आदेश दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक की जाए, लेकिन अगस्त 2025 में हाईकोर्ट के एक सिंगल जज ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। सिंगल जज ने अपने फैसले में कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक पद होने से किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। आरटीआई का मकसद पारदर्शिता लाना है, न कि सनसनी फैलाना। चूंकि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, इसलिए डिग्री दिखाना जरूरी नहीं है। अब यह मामला डबल बेंच के पास है। आरटीआई कार्यकर्ता और विपक्षी नेता इस फैसले को चुनौती दे रहे हैं। अब 27 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में यह साफ होगा कि यूनिवर्सिटी इस पर क्या जवाब देती है। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं तो सवाल अजित पवार के निधन को लेकर भी बने हुए हैं। विमान हादसे को लेकर विपक्ष ने पहले ही संदेह जताया था। यहां तक कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी घटना की जांच की मांग उठाई थी और अब इसे लेकर एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद इस पूरी घटना को लेकर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या खुलासा किया रोहित पवार ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में 28 जनवरी को एनसीपी प्रमुख अजित पवार का विमान क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना के बाद राज्य में तरह तरह की चर्चाएं थी। सवाल उठ रहे थे कि ये महज एक दुर्घटना है या सोची समझी साजिश। अब इन सभी अटकलों को देखते हुए पवार परिवार के सदस्य और विधायक रोहित पवार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजीत दादा की विमान दुर्घटना के बारे में जरूरी जानकारी दी है। रोहित पवार ने कहा है कि अजीत पवार की दुर्घटना एक हादसा थी, यही सबसे बड़ा सवाल है। मुझे इस पर संदेह है क्योंकि हो सकता है कि ये घटना एक हादसा हो। हमने अजीत पवार की दुर्घटना के बारे में कुछ पड़ताल भी की। एक किताब में लिखा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है उसके ड्राइवर को मार देना। इसके साथ ही क्या अजीत पवार के साथ कोई हादसा हुआ था, हमें गहराई से जांच करनी होगी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 27 जनवरी को अजीत दादा का कार्यक्रम क्यों बदला गया। दुर्घटना से एक दिन पहले के कार्यक्रम के मुताबिक दादा को मुंबई से पुणे कार से आना था। उस समय तक उनका काफिला भी निकल चुका था, लेकिन दादा कार से क्यों नहीं निकले।
विमान के दोनों पायलटों को आखिरी समय में क्यों बदला गया? वीएसआर कंपनी के विमान को रखरखाव का प्रमाण पत्र किसने दिया और इसकी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही है? विमान दुर्घटना के समय पायलट ने आपातकालीन सहायता के लिए कॉल क्यों नहीं किया? विमान का ट्रांसपोंडर बंद क्यों था? क्या पायलट जानबूझकर विमान दुर्घटना करवाना चाहता था? यानी रोहित पवार ने दावा कर दिया है कि अजीत पवार की विमान दुर्घटना किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। इस दावे के साथ ही रोहित पवार ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है, तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बवाल जारी है। प्रदेश में बीएलओ पर जबरन वोट काटने का दबाव बनाने की खबर सामने आई है, जिसमें बीजेपी नेता का भी नाम सामने आया है। लेकिन मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब बीजेपी नेता पर कार्रवाई न करके उल्टा बीएलओ पर ही एक्शन ले लिया गया। विपक्ष ने इस मामले में बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर के दूसरे चरण के तहत देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रक्रिया जारी है और जहां जहां ये प्रक्रिया हो रही है वहां बवाल मचा हुआ है। ताजा विवाद सामने आया है यूपी के मेरठ से। मेरठ जिले के अमीनाबाद बड़ा गांव में 9 फरवरी को उस वक्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जब ग्रामीणों को पता चला कि बीजेपी से जुड़े एक व्यक्ति ने 200 वोट काटने की साजिश रची है। इसके लिए फॉर्म 7 भरकर बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ को जमा कर दिया गया और जिन 200 नामों पर वोटर लिस्ट से बाहर होने की गाज गिरी उनमें ज्यादातर नाम अल्पसंख्यक समुदाय और खासतौर पर मुसलमानों के थे। इस मामले को लेकर जब हंगामा हुआ तो बीजेपी नेता मनवीर और उनके बेटे का नाम सामने आया। बीएलओ ने उन दोनों को बुलाया लेकिन दोनों ही दिखाई नहीं दिए। इस पर डीएम ने बीएलओ पर ही एक्शन ले लिया, जिसके चलते मामला और बढ़ गया। सवाल उठ रहे हैं कि मनवीर और उसके बेटे पर एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है। बीएलओ जिसका कोई दोष नहीं, जिसे बीजेपी नेता ने पहले से भरे हुए फॉर्म 7 थमाए, उस पर सख्ती करने के बजाय बीएलओ के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। आखिर बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहीं प्रशासन पर भी बीजेपी के दबाव में आकर फैसले लेने के आरोप लग रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। सपा के मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट किया कि डीएम साहब से पूछो कि भाजपा दफ्तर से कितना लिफाफा मिला है। डीएम साहब के दम नहीं है कि वे भाजपा नेता पर मुकदमा कर सके, इसलिए बेचारे बीएलओ पर ही भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि भाजपा से मिला लिफाफा बोलता है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी को समर्थन न देने वालों के वोट कटे हों। इससे पहले यूपी के ही चंदौली जिले की सकलडीहा विधानसभा से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब बीएलओ को बाकायदा लिफाफा भेजकर मुस्लिम वोटर के नाम काटने के लिए दबाव बनाया गया था। और अब ऐसा ही एक और केस सामने आने के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में वादा किया था कि 1 करोड़ लोगों को वो रोजगार देंगे। उनकी इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इससे विकास तो हुआ, मंत्रियों, ब्यूरोक्रेट्स, उनके भक्तों के बैंक बैलेंस का विकास जरूर हुआ। सीएजी ने जब इसकी जांच परख की तो रिपोर्ट में पाया गया कि ज्यादातर जगहों पर जहां पर स्कीम की जगह दफ्तरों की दी गई थी, वहां पर सिर्फ बोर्ड लगे हुए थे या फिर उन पे ताले लगे हुए थे, वहां पर लोग नदारद थे। तो मतलब ये है कि योजना सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रही है, जमीन पर तो पहुंच ही नहीं पाई है। ये भी तो एक स्किल है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।